और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर से, और बहुत दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि मोदी को हराने के लिए अब तक बहुत से लोग आए और बहुत से गए, लेकिन अब एक नया ग्रुप आ गया है जो खुद को कह रहा है वैगनर ग्रुप। कौन सा वैगनर ग्रुप? प्रधानमंत्री मोदी वैसे अमेरिका में थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र हैं पुतिन। जिस तरह पुतिन को हटाने के लिए एक विद्रोही ग्रुप तख्ता पलट के लिए आगे बढ़ रहा था, विरोधियों का कहना है मोदी के सामने, अगली तस्वीर दिखाइए, विरोधी कह रहे हैं ठीक इस तरह, ये आप देख रहे हैं वैगनर चीफ जो पुतिन को गद्दी से हटाने के लिए मॉस्को की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसका मकसद था पुतिन का तख्ता पलट। भारत में विरोधी ये कह रहे हैं, अगली तस्वीर दिखाइए, कि वो यही है, वो यही वैगनर ग्रुप है। भारत में मोदी को हटाने के लिए ये खुद को वैगनर ग्रुप कह रहे हैं कि जैसे पुतिन को हटाने की कोशिश थी वैसे हम मोदी को हटा देंगे। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी बीती रात लौटे भारत, उन्होंने सबसे पहले उतरकर क्या पूछा, यह सुनिए जरा। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या यह वाकई वैगनर ग्रुप मोदी को गद्दी से उतार पाएगा। मोदी बीती रात 12:30 बजे अमेरिका से वापस लौट आए। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी के अध्यक्ष समेत कई सांसद मौजूद थे। मोदी ने भारतीय सरजमी पर कदम रखते ही सबसे पहले अपने देश का हाल जाना। जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं। वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी, लेकिन जो आज मुस्कुराहट थी उनकी, सभी से बड़े 4-5 वाक्यों में बात किए। क्या क्या बोला? सब मत पूछो क्या क्या बोला। नहीं, बस उन्होंने ये बोला कि यहाँ कैसा है। मोदी भले ही विदेश में रहे हों, लेकिन उनके पीछे 2 बड़े घटनाक्रम हुए। पहला, रूस में पुतिन के तख्ता पलट के लिए उनका करीबी वैगनर ग्रुप का चीफ ही बागी हो गया। मोदी ने पुतिन को समझाया था युद्ध ठीक नहीं है, लेकिन शायद पुतिन को समझ नहीं आया। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। और दूसरा, मोदी जब अमेरिका में थे तो विरोधी मोदी को गद्दी से हटाने के लिए पटना में प्लानिंग कर रहे थे। मोदी को भारत आने के बाद इस बात की जानकारी दी गई। कोई विपक्ष में दम नहीं है, कोई विपक्ष में दम नहीं है। देश की जनता जानती है कि सारे ये लोग वही लोग हैं जो 2014 में जिनको जनता ने हराकर प्रधानमंत्री जी को बनाया था। हमसे पूछा कि देश के क्या हाल हैं और आपका हमारा जो अपना लोगों से मिलना चल रहा है 9 साल की उपलब्धि के ऊपर में, वो कैसा चल रहा है, तो हमने उसका बताया। अब विरोधी मोदी को पुतिन और खुद को पुतिन के खिलाफ खड़ा हुआ वैगनर ग्रुप बता रहा है, लेकिन वो ये भूल गए कि पुतिन के डर से वैगनर चीफ कब का भाग चुका है और मोदी विरोधियों में सारी लड़ाई ही चीफ बनने की है। अब आपको बताता हूं कौन है जो कह रहा है कि मोदी के सामने वो वैगनर ग्रुप है। उद्धव ठाकरे की जो सामना है, जो उनका मुखपत्र है सामना, उसमें लिखा है संपादकीय भारत का वैगनर ग्रुप, और यह तस्वीर लगी, देख रहे हैं आप, यह तस्वीर लगी। आइए आपको बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे मोदी को हराएंगे, कैसे खुद को वैगनर ग्रुप कह रहे हैं। वो ग्रुप जो पुतिन को हटाने के लिए गया था, ये सब मिलकर खुद को वैगनर समझ रहे हैं, वैगनर चीफ समझ रहे हैं। तो क्या वाकई मोदी को हरा पाएंगे? देखिए क्या कह रहे हैं पहले ये आप देख रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी टैंक के साथ। अब जब जंग के मैदान में है, चाहे वो सियासत का दंगल हो, चुनावी दंगल हो या फिर युद्ध का मैदान,
ये अपने आप को जब वैगनर कह ही रहे हैं तो फिर दो हाथी सही। सामना के संपादकीय में वैगनर ग्रुप का जिक्र किया गया है और पटना में विरोधी दलों की बैठक की वैगनर ग्रुप से तुलना की गई। पटना में जुटे विरोधी दल कह रहे हैं कि हम सब वैगनर ग्रुप जैसे ही हैं, जैसे ये आगे खड़े हैं जिनको आप देख रहे हैं जो पुतिन का तख्ता पलट करने गए थे। इन सियासतदानों का कहना मोदी की सत्ता को चुनौती देने वाला लोकतंत्र का रक्षक है ये ग्रुप। भारत का वैगनर ग्रुप एक साथ आ गया है। यह ग्रुप किराए का ग्रुप नहीं है। बीजेपी पहले 400 का टारगेट सेट कर रही थी, अब बीजेपी ने 24 के लिए 300 का टारगेट सेट कर दिया। विरोधी दलों की एक बैठक से 100 सीटें कम कर ली हैं। पुतिन की तरह ही मोदी को भी जाना होगा और लोकतांत्रिक तरीके से मोदी को सत्ता से हटाएंगे। पटना में वैगनर ग्रुप ने यही संकेत दिए। हिंदुस्तान की सत्ता अहिंसक वैगनर मार्ग से पलटी जाएगी। 2024 में फैसला ईवीएम नहीं जनता करेगी। 2024 में मोदी को टक्कर देने के लिए यह वैगनर ग्रुप बन गया है। रूस में वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोला था। कई शहरों पर कब्जे के बाद मॉस्को जा रहे थे। वैगनर ग्रुप रूस की एक प्राइवेट आर्मी है। पुतिन के तख्ता पलट की साजिश रची गई थी। बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर ग्रुप से समझौता कराया। इसके बाद वैगनर ग्रुप वापस लौटने लगा है। पुतिन के तख्ता पलट का खतरा अभी टल चुका है। अब भारत में ये विरोधी मोदी को कह रहे हैं कि अब हम वैगनर ग्रुप हैं मोदी के खिलाफ। इस पर बीजेपी क्या कह रही, सुनिए जरा। मंत्री विश्वास सारंग क्या कह रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। और जहां तक सामना के पत्र, सामना के लेख का मामला है तो मुद्दा यही है कि बाल ठाकरे जी का बेटा तालिबानी मानसिकता पर काम कर रहा है। बाल ठाकरे साहब की आत्मा आज बहुत दुखी होगी। और ये वैगनर ग्रुप की जो बात कर रहे हैं रशिया के, वो विद्रोह की बात करते हैं, पर यह बात सही है कि ये मानसिकता तालिबानी मानसिकता है। अब वो तालिबानी मानसिकता से चलें या वैगनर ग्रुप की मानसिकता के साथ चलें, इस देश की जनता मोदी के साथ है। विपक्ष की बैठक पर आज लोग हंस रहे हैं, मजाक उड़ रहा है कि जहां एक और नौकरी के बदले नकद मांगने वाली ममता दीदी थी, वहीं दूसरी ओर जॉब के बदले जमीन लेने वाले लालू प्रसाद यादव थे। और राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो ममता बनर्जी से सवाल नहीं पूछ पाते कि बंगाल में आखिरकार पंचायती राज चुनावों में हत्याएं क्यों हो रही, केरल में हत्याएं क्यों हो रही। ये सवाल खड़ा होता है कि ये लोग वो इकट्ठे हुए हैं जिनका ना नेता है, ना नीतियां हैं और नीयत में भारी खोट है। आइए अब आपको बताते हैं मोदी को हराने के लिए या हटाने के लिए ये जो वैगनर ग्रुप खुद को कह रहे हैं, जैसे पुतिन को हटाने के लिए वो वैगनर ग्रुप था, क्या इनके पास इतनी ताकत है? ये इतने ताकतवर हैं क्योंकि ये वोट के जरिए ही हटा सकते हैं। तो देखिए जरा इनकी ताकत। अब ये आपके सामने आ गए। मोदी के सामने चुनावी जंग तो लड़ेंगे, लेकिन ताकत कितनी रही है मोदी के पास? बीजेपी प्लस के पास 352 सांसद हैं, 352 सीटें। कुल लोकसभा में 543 सांसद हैं। अब इनको जोड़ दीजिए जो वैगनर खुद को कह रहे हैं, उनकी ताकत क्या है? कांग्रेस के पास 52 सोल्जर्स हैं मान लीजिए सांसद की जगह। टीएमसी के पास 22, समाजवादी पार्टी के पास 3, उद्धव के पास 18, जो 18 अब इनके रहे भी नहीं, जेडीयू के 16, एनसीपी के 4, आरजेडी के 0, आम आदमी पार्टी का 1, 23 डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी 0, जेएमएम 1 और सीपीएम 3, सीपीआई 2। अब देखिए उस लिहाज से सांसद देखेंगे, सोल्जर के लिहाज से तो 148 है और सामने पीएम मोदी की फौज है 350 प्लस। अब इसकी ताकत देख लीजिए वोटिंग के लिहाज से भी। बीजेपी प्लस के पास 45% वोट है, 45% वोट 2019 में। कांग्रेस देखिए 19.5% वोट, लगभग 4.28% टीएमसी के पास, समाजवादी के पास 2.5%, उद्धव ठाकरे के पास लगभग 2%, जेडीयू के पास 1.45%, एनसीपी 1.38%, आरजेडी के पास लगभग 1%, आम आदमी पार्टी के पास 0.44%, डीएमके 2.34% वोट, नेशनल कॉन्फ्रेंस 0.05%,
पीडीपी 0.02, जेएमएम 0.31%, सीपीएम 1.75%, सीपीआई 0.58%। ये वोटिंग परसेंटेज है जो बताता है भारत की ताकत इनके साथ कितनी है। तो इनके साथ 36.73% और पीएम मोदी के साथ 45%। तो ये वाला वैगनर कैसे हराएगा? ये वैगनर चाहता है पीएम मोदी को हटाना गद्दी से, पीएम मोदी को भारत के पीएम के तौर पर हटाना। लेकिन भारत में ही एक माता जी, एक अम्मा है जिनसे मिलवाने जा रहा हूं आपको। ये माता जी अपनी जो जमीन है वो सब की सब पीएम मोदी को देना चाहती है। एक तरफ विरोधी मोदी को हटाना चाहते हैं, ये अम्मा के पास 25 बीघा जमीन है, कह रही है मेरी पूरी जमीन मोदी को दे दो। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी को पूछती है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा इनकी तस्वीर, देख रहे हैं तस्वीर आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर घर पर लगाई है इन्होंने। उन विरोधियों के बीच ये तस्वीर भी देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी फैन है, अपना सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहती हैं। इस गरीबी में, मुफलिसी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम अपनी जमीन करना चाहती हैं। तो देखिए जरा ये कौन है मोदी की सबसे बड़ी फैन। और उस स्थिति में जब 24 का चुनाव नजदीक है, उस हालात में जब सवाल भी होगा कि क्या काम किया गया ग्राउंड पर, इस नाम पर वोट मिलेगा, इस पर ये माताजी क्या कह रही हैं। ये देख रहे हैं तस्वीर, इनके घर में पीएम मोदी की फोटो लगी है। पीएम मोदी को अपना बेटा मानती है बुजुर्ग महिला। बुजुर्ग महिला मोदी की सबसे बड़ी मुरीद है, मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रहने वाली है। बुजुर्ग महिला का नाम है मांगी बाई तंवर, उम्र इनकी 100 साल है और पीएम मोदी के नाम अपनी जमीन कर देना चाहती हैं कि पीएम मोदी को मैं अपनी सारी जमीन दे दूंगी। इनके पास 25 बीघा जमीन है, कह रही है मोदी के नाम 25 बीघा जमीन कर दूंगी। इनके जबकि 14 बेटे बेटी हैं, लेकिन सारी जमीन पीएम मोदी को देना चाहती हैं। मोदी को ही अपना सबसे प्यारा बेटा बताती हैं। 27 जून को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान यह बुजुर्ग महिला प्रधानमंत्री मोदी से मिलना चाहती हैं। वो कहती हैं मोदी मेरा लाल है, मेरा बेटा है। मोदी बेटा होने के सारे फर्ज निभा रहा है जो आज के समय में सगे बेटा बेटी भी नहीं निभाते। गेहूं चावल दे रहा है, फ्री इलाज करा रहा है, फसल खराब होने पर मुआवजा देता है, जिंदगी गुजारने के लिए विधवा पेंशन दे रहा है, हमें तीर्थ कराए, रहने के लिए घर बनाकर दिया है। वो मेरा बेटा है, मेरा लाल है और मेरा भगवान है, ये कह रही है माता जी। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रही है अम्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सब कुछ निछावर कर देना चाहती है। सुनिए। मोदी जी मारो लाल है, मोदी जी मारो बेटो है, पैसा दे दियो मैं। क्या क्या दे रहे हैं आपको? मैं खाएंगे, हमारे कॉलोनी दे दियो, हाँ। हमारे गांव दे दियो। और ये हमारे मोदी जी मारो लाल है। आप उनको बेटा मानती हैं? हाँ, उन्हीं बेटो मानू। हमारी जमीन का अदर मोदी जी दे दूँ। जमीन भी उनके नाम कर हाँ, दूं? जमीन भी हमारा मोदी जी दे दूँ। कितनी बीघा जमीन है आपके? हमारे गोने 25 बीघा। आपके बेटे हैं ना, फिर उनको क्या दोगी आप? 14 बेटा है, राम जी का ज्ञापन भी उनका घर बाहर है। मार तो मारो मोदी ही है माराड़ी। मोदी जी है? हाँ, मोदी जी है मारो। सबसे ज्यादा विश्वास मोदी जी पे है आपको? हाँ, मोदी जी है मारो। तो अच्छा, कभी मिली मोदी जी से आप? कभी जन की नहीं मिली। फिर काय में देखा आपने? मैंने टीवी में देखियो। मिलना चाहोगे हाँ। उनसे? देखा मिलवा जाऊँ, हमारा लाल है। मोदी जी ने तीरथ करा दिया, मैं तीरथ करा दिया। और ये मोदी जी ने हमारे ज्ञानों बना दियो। मोदी जी ने पूरी पार्टी रकमा हाँ। हमारा बेटा ने करना दिया, बने मोदी जी ने भेज दिया। हाँ। अब मोदी जी खाद दे रियो, बीज दे रियो, हाँ। और मोदी जी सब रकम दे रियो। मैं मोदी जी काम ला रही टोल्डी करियो, जाने इंडो दे रियो। हाँ। पर मोदी जी तो मारू तो बल्लो करियो। हाँ। और वो को भी बल्लो ही भगवान करेगो। हाँ, मोदी जी खास मारो बेटो है, खास बेटो है मारो। तो माताजी पीएम मोदी को 25 बीघा जमीन दिए दे रही हैं। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 के लिए हराने के लिए वैगनर ग्रुप तैयार हो गया है। उद्धव के सामना में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैसे ही हटाएंगे
जैसे पुतिन को वैगनर ग्रुप हटा रहा था, यानी पुतिन का करीबी विद्रोही बन गया, पुतिन का राइट हैंड ही उनको गद्दी से हटाने चला गया। लेकिन यह कहावत किस पर सेट बैठती है? यह कहावत सटीक तो उद्धव पर बैठती है, क्योंकि उद्धव के करीबी थे शिंदे। तो असली वैगनर कौन हुआ? असली वैगनर तो उद्धव के सामने शिंदे हुए, क्योंकि शिंदे हटाने जा रहे थे, शिंदे ने ही हटाया है उद्धव को। यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसी सामना में लिखा गया है, उद्धव के पार्टी का मुखपत्र है, यह सटीक उद्धव पर बैठता है। उद्धव के सामने वैगनर तो शिंदे साबित हुए, पुतिन ने तो अपने वाले को खदेड़ दिया। पुतिन के खिलाफ वैगनर चीफ येवगिनी ने बगावत की, एकनाथ शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की थी, महाविकास अघाड़ी सरकार में रहते हुए बगावत। पुतिन के खिलाफ वैगनर चीफ के साथ 25,000 जवान थे, 35 से अधिक विधायकों को लेकर शिंदे ने अपना गुट बना लिया। वैगनर चीफ ने रूस के रोस्तोव पर कब्जा कर लिया, शिंदे विधायकों के साथ गुवाहाटी चले गए। वैगनर चीफ को पुतिन का तख्ता पलट करना था, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सत्ता को शिंदे ने पलट दिया। इसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। पुतिन का विद्रोही तो भाग खड़ा हुआ, लेकिन शिंदे ने उद्धव से पहले कुर्सी छीन ली, उसके बाद पार्टी का नाम भी छीन लिया, और नाम के बाद चुनाव निशान तीर कमान भी छीन लिया। असली वैगनर ग्रुप बनकर उद्धव का तख्ता पलट कर दिया। कल तक एकनाथ शिंदे उद्धव के खास थे, उद्धव सरकार में मंत्री थे एकनाथ शिंदे, वैगनर चीफ भी पुतिन का बहुत करीबी था। अब उद्धव मोदी के खिलाफ वैगनर ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, विरोधी दलों की तुलना रूस के वैगनर ग्रुप से कर रहे हैं, लेकिन खुद अपने हाथ जला चुके हैं। और अब दूसरी बात कह रहे हैं, जबकि यह कहावत जो सामना में लिखी गई, यह सबसे सटीक तो उद्धव ठाकरे पर हो रही है। जरा सुनिए राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं और आरपी सिंह क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है और करेगी, और देश के करीब करीब सारे राजनीतिक दल एक साथ आएंगे। एक दो राजनीतिक दल अगर नहीं भी आते तो चुनाव के बाद वो साथ आएंगे, चूंकि उन्हें चुनना पड़ेगा चुनाव के बाद कि कांग्रेस की सरकार बने या बीजेपी की सरकार बने। तो चुनाव से पहले अगर नहीं आते तो बाद में आना पड़ेगा। मोदी विरोध में किस हद तक जा सकते हैं और क्या सोच है, ये दिखती है। अब ये इनकी औकात रहेगी कि अपने आप को वैगनआर से कंपेयर करने लगे और ये बताने लगे कि हम उस प्रकार से देश में विद्रोह करेंगे। अरे आप राजनीति में हैं, आप लोकतांत्रिक राजनीति में हैं, आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करिए, लोगों तक जाइए, लोगों को मत लीजिए, यहाँ पर विद्रोह के झंडे मत खड़ा करिए और अपना उपहास मत उड़ाइए। अब देखिए दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के खिलाफ करीबी ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने वाला चीफ था वैगनर चीफ, लेकिन यहां तो एक वैगनर चीफ था, यहां चीफ कौन होगा वैगनर का, इसी की लड़ाई है। यहां चीफ ढूंढे नहीं मिल रहा है, सब चीफ बनना चाहते हैं, तो यहां येवगिनी कौन बनेगा, इसी की सारी जंग है, सभी चाहते हैं वो येवगिनी बनना। तो देखिए जरा कौन कौन से नाम है, आपस में ही ये सारे चीफ बनने के लिए लड़ रहे हैं। देखिए जरा बीच में जो आप देख रहे हैं, ये है येवगिनी, जिसने पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया, और यहां सभी बनना चाहते हैं ये बीच वाला चीफ। रूस की प्राइवेट आर्मी के हेड हैं येवगिनी प्रिगोजिन। येवगिनी को पुतिन का रसोइया कहा जाता है, और वो पहले एक रेस्टोरेंट चलाया करते थे जहां पुतिन अक्सर खाने के लिए जाया करते थे। धीरे धीरे पुतिन के करीबी सहयोगी बन गए। रूसी सरकार से करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट मिले, 5 सालों में 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट लिया। येवगिनी ही वैगनर ग्रुप को फंड करते हैं। वैगनर ग्रुप की रूस की प्राइवेट आर्मी है। यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप शामिल था और जंग लड़ रहा था। वैगनर ग्रुप में 50,000 भाड़े के लड़ाके। अब सवाल यह कि भारत में येवगिनी जैसा कौन है, वैगनर तो बना लिया इन्होंने, कहा ये वैगनर है, चीफ कौन है। विपक्ष में पीएम पद के कई दावेदार हैं, किसी एक नेता के नाम पर सहमति नहीं है अब तक। केजरीवाल और कांग्रेस आमने सामने है। केजरीवाल पहले अध्यादेश पर समर्थन चाहते हैं, मतलब केजरीवाल राहुल एक दूसरे के खुद विरोध में है। केजरीवाल से मिलने तक का कांग्रेस ने वक्त नहीं दिया। क्या नीतीश कुमार मोदी के खिलाफ येवगिनी बनेंगे? ममता बनर्जी भी कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाती हैं।
और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध किया था। ममता के फॉर्मूले से कांग्रेस को 227 सीटों पर ही चुनाव लड़ना है। जहां क्षेत्रीय पार्टी मजबूत, वहां कांग्रेस से समर्थन मांगा है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने टीएमसी को चोरों की पार्टी कहा है। कांग्रेस जहां चाहेगी वहां से लड़ेगी, कांग्रेस जी हुजूरी नहीं करेगी। ऐसे में विरोधी दल का नेता ही फाइनल नहीं है। अपने आप को वैगनर कहने से सामने लड़ाई नहीं लड़ी जाती। एक नेता नहीं ढूंढ पा रहे हैं ये सब मिलकर, तो कैसे लड़ेंगे मोदी से? सुनिए जरा, आपस में ही लड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रही टीएमसी, क्या कहना है कांग्रेस का? इतना भी तानाशाही बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। हमको खून बहेगा, बहने दो, लेकिन हम देश को, जनता को रक्षा करेगा, नहीं तो इंडिया नहीं रहेगा। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा, ऐसा लोगों को कहना है। जी महागठबंधन की तैयारी में लगी हुई हैं सभी पार्टियों को लेकर, क्या बोलेंगे इस पे? कहाँ कौन वहाँ गठबंधन कैसे कर रहे हैं मुझे पता नहीं। सारे देश देखते हैं कहाँ कहाँ कौन सा गठबंधन हो रहे हैं, क्या चर्चा हो रहे हैं। पटना में जाकर पटना में ममता बनर्जी को बुलाया पर नहीं गए हम लोग, नीतीश कुमार भी बुलाया, इसलिए ममता बनर्जी से अगुवाई नहीं करते। इतना ही नहीं, विरोधी कह रहे हैं पुतिन ने चुनाव नहीं करा है, पुतिन ने अपने लोगों को चुना है। फिर ईवीएम पर सवाल भारत में उठा रहे हैं। कह रहे हैं उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप धोखे से जीतने का आरोप ईवीएम पर लगा रहे हैं कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई। अब बड़ा बुनियादी सवाल यह है कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई, चुनाव सही तरीके से नहीं हुए, तो फिर यह सब तब क्यों होता है जब बीजेपी जीत जाती है, मोदी जीत जाते हैं? यह छेड़छाड़ तब क्यों नहीं दिखती है जब विरोधी जीत जाते हैं? देखिए जरा, अब देखिए जरा, कहा जा रहा है छला गया, धोखा हुआ चुनाव में। तो सवाल यह है, जब पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तब यह धोखा नहीं हुआ, हिमाचल में जब कांग्रेस जीती तब यह धोखा नहीं हुआ, दिल्ली में जब केजरीवाल जीते तब यह धोखा नहीं हुआ, राजस्थान में जब कांग्रेस चुनाव जीती, गहलोत मुख्यमंत्री बने, तब यह धोखा नहीं हुआ, झारखंड में हेमंत सोरेन जीत गए तब भी धोखा नहीं था, पश्चिम बंगाल में दीदी जीत गई तब भी चुनाव में धोखा नहीं था, छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में कांग्रेस जीती है। तो जब विरोधी खुद जीते तब इनकी ताकत, इनकी मेहनत, और अगर मोदी जीते तो ईवीएम में छेड़छाड़, ईवीएम में धोखेबाजी, इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी, इसी को कहते हैं दोगलापन। सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर ये कहकर ये खुद उस लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं जिसका ये हिस्सा है, जिसके पर्व के जरिए, चुनाव के जरिए ये चुनकर पहुंचते हैं। इसलिए मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा। यदि मोदी जी ने भारत में लोकतंत्र की हत्या की है, आप कर्नाटक में चुनाव कैसे जीते? यदि मोदी जी ने लोकतंत्र की हत्या की है, तो आप हिमाचल प्रदेश में चुनाव कैसे जीते? आप छत्तीसगढ़ में चुनाव कैसे जीते? राजस्थान में आप चुनाव कैसे जीते? जनता को गुमराह करने के लिए प्रकार के अनर्गल आरोप विरोधी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। मेरे बहन, सच्चाई है कि लोकतंत्र का गला घोंपने का काम इस भारत के इतिहास में भी किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग जो पढ़े लिखे कम है, पढ़ते लिखते भी कम है, इनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। मैं अनपढ़ कहूं तो अच्छा नहीं है। ये हर जगह महंगाई 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 की बात करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट ये बताती है कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था भारत की रह गई है। इस बात को पाकिस्तान की महंगाई दर 48 6-7 हो गई है। 48। आज भारत कहां खड़ा है? हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। ये आज देश में मोदी जी जैसे नेता है। अब जरा सोचिए, मोदी को हराने के लिए अगली बड़ी बैठक कब हो रही है? जल्दी होने वाली है वो बैठक। ये सारे नेता फिर से एक साथ मिलने वाले हैं जहां मौसम कुछ ठंडा हो। गर्मी बहुत है उत्तर भारत में। देखिए जरा कहां मिलने वाले हैं, ये आप देख रहे हैं। अगली बैठक होने वाली है पटना के बाद शिमला में।
जुलाई में बैठक होगी, अगले महीने ये बैठक होने जा रही। 2024 चुनाव के लिए ब्लूप्रिंट तैयार होगा इस बैठक में, और इस बैठक में संयोजक नियुक्त किया जाएगा कि कौन होगा इसका संयोजक। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। बैठक से पहले ही केजरीवाल ने चेतावनी दी है, अध्यादेश पर पहले स्टैंड साफ कर दे कांग्रेस, नहीं तो शिमला बैठक में शामिल नहीं होंगे, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। बंगाल में ममता और कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उमर अब्दुल्ला ने भी 370 पर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि 370 पर खामोश क्यों रहे, 370 पर बीजेपी को समर्थन क्यों किया। आरजेडी ने भी केजरीवाल के खिलाफ बयान दिया। केजरीवाल अपनी शर्तों पर गठबंधन चाहते हैं। ऐसे में शिमला बैठक विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती होगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। विपक्ष खुद को कह रहा है वो वैगनर है मोदी को हटाने के लिए। क्या देश के लोग भी मानते हैं वो वैगनर है और 24 में मोदी को हरा पाएंगे? सुनिए। और ये जो गुमराह कर रहे हैं ये लोग महाराष्ट्र में बैठ के, अब इनके हाथ में कोई पावर तो है नहीं। अब पावर हाथ से जाने के बाद अपने पेपरों में अनसड़ित लिखते रहते हैं, तो मुझे तो बैन होना चाहिए ऐसे पेपरों के ऊपर जो देश को आर्थिक स्थिति से नुकसान पहुंचाता हो और लोगों को भ्रमित करता हो। ऐसे उस पर न्यूज़ पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है। उनका दिमाग खराब हो गया उद्धव ठाकरे का और उसका और राउत का, क्योंकि वो ही इज आउट ऑफ जॉब। मतलब जब से निकले हैं सत्ता से उनका इधर उधर भटक रहे हैं सब। They have lost their senses। ऐसे ही है, कभी हिटलर से भी कंपेयर कर देंगे तो कोई उसका तर्क नहीं बनता। अगर पुतिन से ये बात है, लीडरशिप क्वालिटीज पुतिन में है, वो नरेंद्र मोदी जी में भी काफी अच्छी है। पुतिन को भी जनता ने चुना है, मोदी को भी जनता ने चुना है। पुतिन गलत क्या कर रहा है? पुतिन क्या गलत कर रहा है? जब नाटो उसके बराबर में आ जाएगा तो उसके लिए खतरा हो जाएगा, इसलिए पुतिन लड़ा है उससे। पुतिन गलत कहाँ कर रहा है? मोदी क्या गलत कर रहे हैं? चोरों पे लड़ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे जैसा अच्छा आदमी का लड़का ऐसे नहीं होना चाहिए। इतना देशभक्त आदमी हो और आज ये विद्रोह करने की बात कर रहा है। लग नहीं रहा कि उद्धव ठाकरे जैसे आदमी को बोलना चाहिए। ये सब कांग्रेस का असर है, एनसीपी का असर है। बाला साहब कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हो सकता है उद्धव ठाकरे। शिवसेना उसी हालत में है इस समय जिस समय जैसी नीतीश जी का हाल है। बौखलाए हुए हैं सब लोग। तो भैया बिल्ली के गले में घंटी बांधनी है, ठीक है, चूहे तो उसको बांधेगा कौन? चलिए, तो विरोधी एक हो रहे हैं। अगली बैठक शिमला में होगी। वैगनर की हकीकत क्या है ये आपने जान लिया। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं और बड़ी दिलचस्प खबर है। कानपुर का नाम सुना होगा, वैसे तो चमड़ा उद्योग के लिए मशहूर है। पिछले दिनों इत्र वाले भाई साहब के यहां से बहुत कैश निकला, लेकिन कैश अभी भी निकल रहा है। कानपुर में फिर कैश निकला। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें आपको याद होंगी। ये पीयूष जैन के घर का कैश था। कानपुर में कैश ही कैश निकला। कई दिनों तक गिनती चलती रही, नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई। इतना कैश निकला, इतना कैश कि गिनते गिनते थक गए बहुत से बीमार हो गए गिनते गिनते। लेकिन अब कानपुर में फिर कैश निकल रहा है। अब इत्र वाले भाई साहब क्या नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए। अब सुनार साहब क्या निकल रहा है? राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हैं ये, उनके यहां आईटी की रेड पड़ी है और ऐसी कई ठिकानों पर रेड हुई। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आईटी की रेड पड़ी है जिस ठिकाने पर ये वो तस्वीर देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये कैश देख रहे हैं, ये सिर्फ एक बैग है। 5 दिन से गिनती चल रही है, अब तक संपत्ति की गिनाई खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक बैग देख रहे हैं आप। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए काउंटिंग मशीन यहां भी पहुंच गई है। तो कानपुर में एक एक कर कैश निकलने का सिलसिला जारी है। जरा देखिए, इत्र के बाद सुनार, कैश ही कैश। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 18 महीने पहले इत्र कारोबारी के ठिकाने पर रेड मारी गई थी। उस वक्त भी इतना कैश बरामद हुआ था कि लोगों की आंखें चौंधिया गई थीं। अब एक बार फिर कानपुर में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई जारी है। इस बार भी करोड़ों का कैश और सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं।
इनकम टैक्स की टीम लगातार मौजूद है, जो पुलिस बल है वो भी यहाँ पर मुस्तैद है। साफ तौर पर पुलिस की निगरानी में ही सब कुछ किया जा रहा है और जो टीम्स हैं वो अंदर लगातार कर रही है। अभी फिलहाल जो दूसरी मशीन थी नोट गिनने की वो भी अंदर जा चुकी है, चूंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारी मात्रा में जो कैश है वो बरामद हुआ है। सवाल यही है कि करोड़ों के कैश और सोने के बिस्किट रखने के पीछे की मंशा क्या है। जाहिर है टैक्स की चोरी के लिए कारोबारी ऐसे खेल खेल रहे थे, लेकिन अलर्ट आयकर विभाग ने उनका पर्दाफाश कर दिया। भाई अब मैं आपको बताता हूं कि कितना कैश निकला है। पैसा ही पैसा, 5 दिन से गिनाई चल रही है, अब तक गिनती कैश की खत्म नहीं हुई है। अभी न जाने कितना और मिलने वाला है। देखिए जरा, ये देख रहे हैं, ये ढेर लगा है और नोट सब 500-500 के हैं। समझदार थे, 2000 का बंद हो गया तो 500 ही जोड़ के रखे थे। और ये देखिए सोना भी देख रहे हैं आप, सोना भी निकला है। इनको पहचानते हैं, ये भी कानपुर से हैं। इत्र वाले पीयूष जैन बहुत दिन जेल में रहे, अभी जमानत पर बाहर आ गए। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन की यहां रेड हुई थी। रेड में 193 करोड़ कैश और 23 किलो सोना मिला था। अब फिर कानपुर में आयकर विभाग का एक्शन जारी है। अब तक 8 करोड़ कैश, 70 किलो सोना बरामद हुआ है। देख रहे हैं जरा, कैश से ज्यादा सोना है इस बार, 70 किलो सोना। 200 करोड़ रुपए के जेवरात भी बरामद हुए हैं, 200 करोड़। पिछले गुरुवार से इनकम टैक्स की टीम की कार्रवाई जारी है। सर्राफा रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर रेड हो रही है ताबड़तोड़। आईटी टीम ने एक साथ 55 ठिकानों पर छापा मारा। टैक्स चोरी, फर्जी लेन देन की शिकायत पर रेड हुई। राधा मोहन ज्वेलर्स के यहां भारी कैश मिला है बताया जा रहा है। इनकम टैक्स की टीम ने गिनती के लिए मशीन मंगवाई है। राधा मोहन ज्वेल्स एंड लिमिटेड, मोनिका ज्वेलरी और द्वारिका प्रसाद महादेव ज्वेलर्स, ये वो दुकानें हैं, ये वो स्टोर्स हैं जहां ये रेड हुई है। ऋतु हाउसिंग के प्रमोटर के यहां भी रेड हुई है। लगातार 5 दिन से छापेमारी जारी है। अभी 2 दिनों तक और कार्रवाई जारी रहेगी। 6 महीने से सर्राफा कारोबारियों पर नजर थी और जिसके बाद अब रेड की गई है। सुनिए जरा, हमारे सहयोगी जो कानपुर में रहते हैं गौरव, उनकी रिपोर्ट देखिए जहां रेड हुई है वहां से। जिस तरह से रियल एस्टेट कारोबारी अपना जो काला पैसा था वो सफेद करने के लिए इस तरह से इन व्यापारियों के साथ मिलकर एक नेक्सस चला रहे थे, जिसमें साफ तौर पर जो कर्मचारी हैं उनका उपयोग कर रहे थे। उनके द्वारा जो फर्म है वो खोल करके और जो फर्जीवाड़ा है वो किया जा रहा था। साफ तौर पर सेल परचेज दिखाई जा रही थी। 200 करोड़ की सेल परचेज ड्राइवर्स के नाम पर दिखाई गई थी, जिसके चलते इनकम टैक्स की टीम लगातार इनको रेडार में रखे हुए थी। और अब तकरीबन 6 महीने बाद इस तरह का जो इनका बिजनेस था उसको देखते हुए छापेमारी की गई है और उसके बाद अब ये कार्रवाई लगातार आज 5वें दिन जारी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, सोना गाड़ी के अंदर छिपा छिपा कर रखा गया था। BMW कार के अंदर, कार की तस्वीर दिखाता हूं, आइए। ये देख रहे हैं, ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इस गाड़ी के अंदर सोना रखा गया था। यानी घर में तो भरा था, जो चोरी का था या इनकम टैक्स की वो गाड़ी में भरा था। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं, ये सब हटाया गया। गाड़ी के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, सब कुछ उलट पुलट कर दिया गया है। गाड़ी के अंदर सारी एसेसरीज हटा दी गई है, सीट हटा दी गई है, डैशिंग बोर्ड हटा दिया गया। ये सब अंदर से सोना ही सोना निकला है। गाड़ी में कितना सोना था देखिए जरा। गाड़ी की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा घर भी सोना उगल रहा है, स्टोर भी सोना उगल रहा है और गाड़ियां भी सोना उगल रही हैं। देखिए जरा, ये सोना इतना है गाड़ी पर, ये देख रहे हैं आप। ये गाड़ी का दरवाजा खुला तो सोना ही सोना। रेड के दौरान आईटी टीम ने एक कार की चेकिंग की। कार खड़ी थी। ये कार राधा मोहन ज्वेलर्स के परिवार की बताई जा रही है। घर के सामने खड़ी BMW कार की सीटों की चेकिंग की गई। कार की मैट हटाई गई। मैट हटाते ही अधिकारी चौंक गए, दंग रह गए। मैट के नीचे सोने के बिस्किट रखे हुए थे। 12 सोने के बिस्किट मैट के नीचे बिछे थे। सोने के बिस्किट को बड़े करीने से मैट के नीचे छिपा दिया गया था। सोने के एक बिस्किट का वजन 1 किलो था। 1 किलो का एक बिस्किट। 12 किलो सोने की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। सोचिए, कैश अकेले 8 करोड़, इधर कितना सोने की कीमत। 70 किलो सोना मिला।
जिस तरह से सोने के बिस्किट बरामद हुए, आईटी टीम को सोने की तस्करी का भी शक हो रहा है। तस्करी को लेकर भी आईटी टीम जांच कर रही है इस वक्त। यह बहुत बड़ी रेड है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कुछ निकल रहा है यह अभी शुरुआत भर है। यह भी कानपुर है। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह आईटी रेड हुई है। आईटी रेड अभी भी चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा था, कैसे फर्जीवाड़ा हो रहा था, क्या कर रहे थे, कैसे पता चला, कैसे पकड़े गए। ड्राइवर इनका सोना बेच रहा था। ड्राइवर, सब कुछ ड्राइवर के नाम, नौकरों के नाम था। देखिए जरा, हो ये रहा था। जब पुलिस को कैसे पता चला, आईटी की टीम को काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी, कानपुर के कुछ ज्वेलर्स फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। आईटी रेड के दौरान फर्जीवाड़े के सबूत मिले। 1500 करोड़ के फर्जी बिल। अब सोचिए, फर्जी बिल 1500 रुपए के नहीं, 1500 करोड़ के फर्जी बिल। कुछ ज्वेलर्स रियल एस्टेट में बड़ा निवेश कर रहे थे। ज्यादातर संपत्तियां नकद में खरीदी गई, ड्राइवर नौकर के नाम पर खरीदी और बिक्री हुई। यानी मालिक नहीं, नौकर और ड्राइवर खरीद रहे थे और बेच रहे थे। ड्राइवर के नाम पर फर्जी कंपनियां बना दी गई, उनके आधार और पैन कार्ड पर कंपनियां रजिस्टर कर दी गई। रेड में सोने की बिक्री का 200 करोड़ का बिल मिला है। 200 करोड़ का सोना बेच दिया। किसने बेचा? बिल ज्वेलर के ड्राइवर के नाम है। 200 करोड़ का सोना ड्राइवर ने बेच दिया। सोने की बिक्री से मिले पैसे रियल एस्टेट में लगा दिए। बंद हो चुकी कंपनियों के नाम पर यह खरीद बिक्री हुई है। ज्वेलर्स के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी संदेह के घेरे में आ गए। फर्जी बिल के जरिए काले धन को सफेद किया जा रहा था। अब जरा सुनिए, हमारे रिपोर्टर गौरव ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अभी भी आईटी की रेड चल रही है, गिनाई चल रही है, संपत्ति निकलकर सामने आ रही। गौरव क्या बता रहे हैं, सुनिए। इनकी जो कंपनी है, इनसे जुड़े जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, उनके यहां भी जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। ओवरऑल 55 जगहों पर देश भर में छापेमारी है, जिन और फर्म्स में इन्होंने ट्रांजैक्शन किए थे। तो कि साफ तौर पर ये जो ट्रांजैक्शंस करते थे, कहीं ना कहीं बोगस एक फर्म्स बनाकर और जो फेक ट्रांजैक्शंस है वो दिखाते थे। कई बार कंपनियों में लॉस दिखाते थे, उसी के चलते टैक्स की चोरी करते थे। साफ तौर पर बताएं, एक ड्राइवर जो कि महज 10 से 15 हजार की नौकरी करता है, उसका आधार और पैन लेकर के उसके नाम से फर्म रजिस्टर करते थे और फिर उसके यहां से जो 200 तकरीबन करोड़ का जो सोना है वो सेल दिखाते हैं अपने यहां, और उसके बाद उसको लॉस दिखाते थे, जिसके जरिए ब्लैक से व्हाइट को ये पैसा करते रहे। और इतना ही नहीं, इसमें सिर्फ राधा मोहन जो पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स हैं, ये ही नहीं, इनकी एक और फर्म है जो कि राधा मोहन पुरुषोत्तम दास प्राइवेट लिमिटेड है, वो भी इन्वॉल्व है। और कहीं ना कहीं जो ऋतु हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड है वो इन्वॉल्व है, जिन्होंने एमरेल्ड की कई एक जो आलिशान सोसाइटीज है वो यहां पर बनाई है। आइए, तो अभी कैश की गिनाई चल रही है, कल तक और बड़ा खुलासा होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। 24 से पहले मिशन पीओके, तैयारी पूरी है। प्रधानमंत्री अमेरिका में थे, अमेरिका से आ गए वापस, और अब तैयारी है पीओके लेने की। यह बात किसी और ने नहीं, किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं, रक्षा मंत्री, देश के रक्षा मंत्री ने कही। अगली तस्वीर दिखाइए। राजनाथ सिंह जम्मू में थे। जम्मू में उन्होंने कहा कि हम अब कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, अब हम पीओके पर बात करेंगे, और पीओके हमारा मिशन है, पीओके हम लेकर रहेंगे। क्या मोदी 24 से पहले पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हासिल कर लेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। पीओके में कुछ भी हो सकता है। एक बार फिर से सुनिए। मैं पाकिस्तान की सरकार को भी स्पष्ट बतलाना चाहता हूं कि कश्मीर की रट लगाकर कुछ हासिल नहीं होगा। अपना घर संभालिए, और जिस तरीके के हालात वहां हैं उसमें कुछ भी जाए तो ऐसा आश्चर्य आपको नहीं होना चाहिए। ये मोदी सरकार का जम्मू कश्मीर में दिया गया बयान है। मोदी सरकार के इस बयान ने पाकिस्तान की रातों की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कुछ भी हो सकता है। तो सवाल ये, क्या मोदी कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? भारत की संसद में
पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। यह सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया था। मोदी ने बाइडेन की मौजूदगी में कहा था, आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। अब ऐसे में दुनिया भर में यह चर्चा छिड़ गई है, क्या 2024 के चुनाव से पहले मोदी कुछ बड़ा करने वाले हैं? जिस बात के संकेत मोदी सरकार ने 4 साल पहले संसद में दे दिए थे। मैं जम्मू और कश्मीर बोलता हूं तो पीओके इसके अंदर ही आता है। जान दे देंगे इसके लिए, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या? तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री को जो कह रहे थे पीओके के लिए हम जान भी दे सकते हैं। सुनिए जरा रक्षा मंत्री ने जो बड़ी बात कही है, वो बड़ा इशारा कर रही है, उसके बड़े मायने और ठीक चुनाव से पहले क्या कुछ वाकई बड़ा होने वाला है, क्या सरकार ने इसकी तैयारी कर ली है? मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। देख रहे हैं आप, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री खड़े हैं और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की यही हालत है कि अब कब होने वाला है। रक्षा मंत्री ने क्या कहा, पीओके भारत का था और रहेगा। पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, भविष्य में पीओके में कुछ भी हो सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू में यह बयान दिया, उन्होंने रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि पीओके पर पाक का अधिकार नहीं है, पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। भारत की इस दलील को दुनिया मानने लगी है। मोदी बाइडेन मुलाकात से पाक घबराया हुआ, इस मुलाकात से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है, वो इसे भारत की कूटनीतिक साजिश बता रहा है, जम्मू कश्मीर से ध्यान हटाने की कोशिश करार दे रहा है। लेकिन उसे पता नहीं पीओके पर हमारा रुख साफ है, पीओके पर हमारी संसद में प्रस्ताव पास हो चुका है। आतंकवाद के सहारे उसकी दाल नहीं गलने वाली। हमने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है, फंडिंग, हथियारों की सप्लाई पर रोक लग चुकी है। कश्मीर से धारा 370, 35 से हटा दिया गया है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में ये बाधक थे, क्योंकि आतंकवाद पर हमारा जीरो टॉलरेंस है। अब जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, जबकि पीओके में लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। पीओके की आम जनता भी इसे देख रही है, इसलिए वो भारत में मिलने को तैयार है। यानी पीओके के लोग खुद चाहते हैं भारत में मिलना। पीओके में कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा रक्षा मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। मैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। आप सुन रहे थे रक्षा मंत्री को, जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भारत को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पीओके को लेने के लिए। पाकिस्तान के हालात आपके सामने, पीओके के हालात क्या है वो आपको दिखाने जा रहा हूं। उनका कहना है पीओके हम जितना लेंगे उससे ज्यादा वो खुद आ जाएगा हमारी तरफ। देख रहे हैं पीओके में प्रदर्शन हो रहा है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर निकले हैं। खाने को आटा नहीं है, सरकार चल नहीं पा रही है, लोगों के पास घर नहीं है, गरीबी है, रोजगार नहीं है, ये हालात है पीओके में। अगली तस्वीर दिखाइए, ये देख रहे हैं जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं पीओके में। इसलिए भारत सरकार के पास जरूर कुछ इनपुट होंगे। देश के रक्षा मंत्री बेवजह ऐसी बात नहीं करेंगे। उनको पता होगा कि पीओके में जो स्थिति है, आने वाले वक्त में पीओके के अंदर रिवोल्ट होगा, क्रांति होगी और वो खुद भारत के साथ आकर खड़े होंगे। पीओके की आबादी करीब 30 लाख है, क्षेत्रफल करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर। पीओके की राजधानी है मुजफ्फराबाद।
पीओके के लोगों की यहां अपनी सरकार है जिसके मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। इस सरकार पर पाकिस्तान का सीधा सीधा कंट्रोल होता है। पीओके में सब कुछ इस्लामाबाद से तय होता है। अधिकारियों की नियुक्ति भी पाकिस्तान करता है, इसलिए यहां हालात बहुत ज्यादा खराब है। पाकिस्तान सरकार इनसे भेदभाव करती है। पाक सेना भी इन पर खुलकर जुल्म ढाती है। लोग गरीबी और बेरोजगारी में जी रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। इक्का दुक्का ही स्कूल अस्पताल है यहां। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। पीओके के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी यह मुद्दा उठ चुका है। यहां भारत के पक्ष में नारे लगने लगे। आपको बताऊं बड़ी बात यह कि भारत भी इसे यानी पीओके को भारत भी अपना इलाका मानता है। इसलिए जो भारत में कश्मीर की विधानसभा है उसमें 114 सीटें रखी गई हैं। इसमें से 24 विधानसभा सीटें पीओके के लिए रहेंगी, यानी भारत भी इसके लिए तैयार है। भविष्य में पीओके हमारे साथ आएगा तो 114 जो जम्मू कश्मीर की सीटें उसमें से 24 पीओके की होंगी, जो भारत के कब्जे में आने तक खाली ही रहेंगी। बाकी की 90 सीटें भारतीय जम्मू कश्मीर में। और परिसीमन आयोग ने इसका सुझाव दिया है बाकायदा, जिसके बाद इसे पीओके जब भारत में शामिल हो जाएगा तब ये सीटें 24 पीओके के हिस्से की होंगी। अब जरा सुनिए पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग क्या कह रहे हैं। बस मैं तो इसके बारे में यही कहूंगा कि मतलब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ तो नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि हमारे मुल्क का यही हिसाब किताब है कि मतलब केपीके के हालात भी आप आजकल देख रहे हैं। अरे वही इलाके बिल्कुल उसमें डेवलपमेंट है ही नहीं। उसमें डेवलपमेंट जब तक हम नहीं करेंगे, उन लोगों को हम इतना डेवलप नहीं बनाएंगे। उनमें एजुकेशन की एक बहुत ज्यादा कमी है। यूनिवर्सिटीज आप उधर की देख ले, एक यूनिवर्सिटी है कराकोरम यूनिवर्सिटी, उसमें भी मतलब ये इतनी डेवलप नहीं है वो यूनिवर्सिटी। तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब पाकिस्तान को यही चाहिए कि मतलब इन बैकवर्ड्स के जो इलाकों के जो लोग हैं इनको डेवलपमेंट दे देनी चाहिए। कोई उसको हक नहीं मिल रहा। अपने जो उनके है उनको भी उसके ऊपर भी उनका हक नहीं है। उनके भी दूसरे लोग उसके ऊपर हक कर रहे हैं ना। इस वजह से आवाज निकली हो कि हमें अपना हक मिल जाए। क्या आपको ये लगता है कि गिलगित बल्तिस्तान ने इंडिया से अलहदा होकर गलती कर दी? हम ये बोलेंगे कि गलती की है। जो आजकल हो रहा है इससे ये लगता है कि गलती हुई है। ये बड़ी गलती है, क्योंकि इधर तो हमारे जो वजीर आजम में हमारे आर्मी चीफ हो गए, वो हमें सपोर्ट नहीं करे, तो इससे अच्छा था कि बंदा इंडिया के साथ होकर हमें सपोर्ट मिलती, हमें अपना हक मिलता। हक नहीं मिल रहा, तो इस वजह से गलती हो सकती है। प्रेस लाजमी होंगे, क्योंकि जो राइट्स पाकिस्तान के मेन शहर के जो लोग हैं, जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, इन लोगों को जो राइट्स मिलते हैं वो तो हर पाकिस्तानी शहरी का इक्वल राइट है कि उसको भी उसके इलाके के अंदर गवर्नमेंट वैसे ही राइट्स प्रोवाइड करे जो बाकी शहरों के लोगों को। आइए अब मैं आपको बताऊं, पीओके भारत का हिस्सा है, भारत के साथ ही होता। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीओके पाकिस्तान के कब्जे में कैसे आया। मैं आपको बताता हूं कैसे आया। पीओके मतलब है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, कब्जाया हुआ हिस्सा, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है। भारत इस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा मानता है। आजादी के समय हुआ क्या कि पाकिस्तान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि तब जम्मू कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य था। पाकिस्तान इसलिए इस पर अधिकार जमाता था कि मुस्लिम बहुल है, इसलिए ये तो हमारे साथ ही होगा। लेकिन तब जम्मू कश्मीर राज्य में राजा हरि सिंह की सत्ता हुआ करती थी। 1947 में क्या हुआ, पाकिस्तान ने इस पर हमला कर दिया। आजादी के बाद जो कबाइलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना भी इसमें शामिल थी। पाक ने तब इसके कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, और उस दौरान जब हमला हुआ पाकिस्तान की इस हरकत पर, जो राजा हरि सिंह साहब थे, उन्होंने फौरन भारत से मदद मांगी। भारत सरकार ने हिंदुस्तान में विलय की शर्त पर उन्हें मदद दी कि हम मदद करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ मिलिए पहले। भारतीय सेना ने एक्शन लिया। उनकी हामी के बाद पाकिस्तानियों को ढकेला, भाग खड़े हुए, लेकिन तब पाकिस्तान कुछ हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिस पर पाकिस्तान का अब तक कब्जा बना हुआ है। इसलिए ऑफिशियली यह भारत का ही हिस्सा है। ये ही वो इलाका है जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को और इमरान खान को। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ
अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। मैंने आज नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी कि उसने कहा पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, हम तो अब अमेरिका के साथ, यानी हमारा पार्टनर अब अमेरिका है, फ्यूचर हमारी है इस पार्टनरशिप में है, तो पाकिस्तान की तो बात ही ना करो, पाकिस्तान तो अपने बोझ के अंदर ही खत्म हो रहा है। और ये तकब्बर भरी स्टेटमेंट थी, ये तब हुई जबकि इसने अमेरिका का नरेंद्र मोदी ने दौरा। आतंकवाद जम्मू एंड कश्मीर में कम कैसे किया गया? आतंकवाद को पनाह कौन देता था? अब्दुल्लाज, महबूबा, वो पाकिस्तान के एजेंट हैं और पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारे पर नाचते थे। और 370 आपको जान के ताज्जुब होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑडिट अलाउड नहीं था। मिसयूज, गवर्नमेंट फंड का मिसयूज, पैम्परिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट देश का, अब फिर भी पाकिस्तान के इशारे पे नाचना। आज तो स्थिति बहुत साफ है ना कि जो हिंदुस्तान से मुस्लिम छोड़ के पाकिस्तान गए उनकी क्या स्थिति है और हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम्स की क्या स्थिति है। यहाँ लोग प्रेसिडेंट बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं। तो सिन्हा साहब को आप सुन रहे थे, कोशिश यही है कि 24 से पहले पीओके हमारा हो। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।